चुनाव तो बहुत कम जगह हो रहा है उत्तर प्रदेश में, बाई इलेक्शन 3 जगह, 2 विधानसभा हैं और 1 लोकसभा। लेकिन राजनीति आप मानकर चलिए विधानसभा और लोकसभा चुनाव से कम नहीं है। वही तेवर, वही हमले, वही वार, वही पलटवार। कल खतौली में योगी आदित्यनाथ ने अपने धारदार तेवर दिखाए थे। उन्होंने कहा था कबाल का बवाल फिर से करना चाहते हैं ये सब लोग, सपा और आरएलडी के लोग तालिबानी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं क्या। आज अखिलेश यादव रामपुर थे, उनकी प्रतीक्षा भी हो रही थी रामपुर में जब से चुनाव अनाउंस हुआ। और अखिलेश यादव का चूंकि कार्यक्रम बहुत लेट बना, इसलिए तमाम तरह की अटकलें भी लगाई जा रही थी कि अखिलेश यादव जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन अंततः आज गए अखिलेश यादव ने रामपुर के बाई इलेक्शन को आजम खान की साख से जोड़ दिया। कहा यह आजम खान साहब की इज्जत का सवाल है इलेक्शन। और अधिकांश बातें जुल्म जाति की जो आजम खान दोहराते रहे, उन्हीं को अखिलेश यादव ने दोहराया कि आजम खान के साथ कैसे कैसे नाइंसाफी हुई और जाति हुई, और यहाँ पुलिस कैसे प्रशासन और पुलिस को आगे करके भाजपा चुनाव को प्रभावित कर रही। इस तरह की बातें उन्होंने कही रामपुर में। लेकिन एक बात नई है इस दौर में, एक बार हालांकि बोल चुके अखिलेश, लेकिन इस दौर में नहीं है और रोचक है। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार में 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, स्वाभाविक, केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक। तो उन्होंने कहा कि मैं दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर से कहता हूं कि आप वहां तो कुछ आपकी हैसियत है नहीं सरकार में, आप 100 विधायक भाजपा से ले आओ, मैं चीफ मिनिस्टर बनवा दूंगा आपको। ये ऑफर अखिलेश यादव ने रामपुर से दिया। और वहीं जब अखिलेश यादव रामपुर में ये ऑफर उछाल रहे थे, तो केशव मौर्य मैनपुरी में कह रहे थे कि जांच जारी है और आगे भी जांच होगी और कोई बड़ी बात नहीं, चाचा भतीजे दोनों एक साथ जेल जाएं, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव। तो केशव मौर्य चाचा भतीजे को एक साथ जेल भेजने की घोषणा कर रहे थे मैनपुरी से, तो रामपुर से अखिलेश यादव केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक के लिए एक ऑफर उछाल रहे थे कि 100 विधायक लाओ और सीएम बन जाओ। और इन सब के बीच में कवाल और बवाल और तालिबान और ऑफर, इन सब के बीच में एक बड़ा बयान मैनपुरी में शिवपाल यादव का आया, जिसकी जमीन पर बड़ी प्रतिक्रिया है। मैनपुरी की जमीन पर शिवपाल यादव ने भाजपा के उम्मीदवार रघुराज शाक्य के लिए कहा कि रघुराज शाक्य मेरे पीछे वैसे ही घूमते रहते थे जैसे बैलगाड़ी के पीछे पीछे कुत्ता चलता है। बात कड़वी हो गई। अब पता नहीं शिवपाल जी ने ये क्यों बोला। मैनपुरी में शाक्य बिरादरी से आने वाले नेता के लिए चुनाव के दौर में ऐसी भाषा नुकसान का सबब बन सकती है। ये जान लीजिए, नुकसान का सबब बन सकती है। मैनपुरी में यादवों के बाद अगर सबसे बड़ा वर्ग है कोई आबादी का, तो वो शाक्य है। बड़े बड़े लोग दिमाग लगा रहे हैं कि 40, 45, 50 साल से शिवपाल सिंह यादव राजनीति कर रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने रघुराज शाक्य को बैलगाड़ी के पीछे चलने वाला कुत्ता बता दिया। क्या शिवपाल यादव को इस बात का एहसास नहीं रहा होगा कि इस शब्द का शाक्य बिरादरी में रिटेलिएशन होगा, इस पर प्रतिक्रिया होगी।
और प्रतिक्रिया होगी तो सपा के लिए नुकसान होगा। आलोक शाक्य को मैनपुरी में यादव जिलाध्यक्ष हटा के उसकी जगह आलोक शाक्य को जिलाध्यक्ष बना देने से सपा के फैसले से ऐसा माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी रघुराज शाक्य को दिमाग में रखकर अपने पत्ते बिछा रही है। लेकिन शिवपाल यादव का ये कथन मैनपुरी की जमीन में हलचल पैदा कर रहा है। क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा, कितनी क्रिया है, कितनी प्रतिक्रिया है, ये तो 8 तारीख को पता लगेगा। लेकिन इस बयान की चर्चा बहुत है और भाजपा कह भी रही है कि समाजवादी पार्टी शाक्यों के लिए ये धारणा रखती है कि वो बैलगाड़ी है और शाक्य उसके पीछे चलने वाले कुत्ते। यहां से बात खराब होती है। अब शिवपाल जी ऐसा क्यों बोले ये तो शिवपाल जी ही बता पाएंगे, लेकिन ना बात बड़ी है, बात कड़वी है और कड़वी बात जब चुनाव में आती है तो उसकी कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया होती जरूर है। अखिलेश जी ने रामपुर जाके आजम खान का थोड़ा हौसला जरूर बढ़ाया है। वो बड़े अकेलेपन से जूझ रहे थे और शायद अब वो खुदकुशी का विचार भी त्याग देंगे, ऐसा मुझे लगता है अखिलेश जी के जाने के बाद। अब तो लेकिन अखिलेश जी खतौली रणनीतिक तौर पर नहीं गए, क्योंकि अगर अखिलेश यादव खतौली चले जाते तो कवाल का प्रेत जागृत हो जाता और फिर जयंत चौधरी के उम्मीदवार मदन भैया के लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाती, चुनाव में सीधा बंटवारा हो जाता। फिर शायद इसीलिए अखिलेश यादव ने वहां जाने से खुद को दूर रखा। लेकिन अच्छा है इतनी सर्दी में आजम खान खुदकुशी का जो इरादा बना रहे थे वो टल जाए, यही अच्छा है अखिलेश जी के जाने के बाद। आज तो सपा की बात तो ठीक है, लेकिन रामपुर में आजम खान ही पार्टी है, वही कार्यालय हैं, वही अध्यक्ष हैं, वही परमाध्यक्ष हैं, इसलिए उनकी बात समझने के लिए उनका आदमी जरूरी होता है, क्योंकि रामपुर का मामला अलग है, वहां दूसरी पार्टियों जैसा नहीं है। शायद पता नहीं आप लोगों ने गौर किया कि नहीं किया, बाकी सब तो लिस्ट से जारी होता है, क्या रामपुर में कौन लड़ेगा इसका हमेशा ऐलान आजम खान करते हैं। ना मुलायम सिंह करते थे ना अखिलेश करते हैं। रोहित ने गौर नहीं किया होगा, यह अद्भुत है और ऐसी ऐसी स्वायत्तता किसी को हासिल नहीं किसी पार्टी में। लेकिन वो कहते हैं कि भाई पता लगा कि मीसम लड़ेंगे, तो फिर मीसम का ऐलान लखनऊ से नहीं हो सकता। आजम खान साहब तैयार होंगे, जैकेट पैकेट पहनेंगे, टोपी ओपी लगाएंगे, फिर गाड़ी निकलेगी, अमला चलेगा, फिर कार्यालय आएंगे, फिर यूं करके फिर बताएंगे कि हमने फैसला किया है कि इस बार खुदार को लड़ाएंगे, तालियां बज जाएंगी, वही पार्टी का उम्मीदवार घोषित हो जाएगा। तो भैया इसलिए हमने कहा उनका भी एक आदमी बुला ले, उनकी बात भी समझ लें, मामला गंभीर है। अरविंद जयतिलक जी, केशव मौर्य ने मैनपुरी में कहा कि चाचा भतीजे साथ जेल जाएंगे। अब एका हो गया है तो अच्छी बात है, साथ जेल में भी रहेंगे, ठीक। अखिलेश यादव ने रामपुर के मंच से कहा कि 100 विधायक ले आओ, डिप्टी चीफ मिनिस्ट्री में क्या रखा है, 100 तुम ले आओ, 100 110 हम देते हैं और चीफ मिनिस्टर हो जाओ, मौज लो। कैसे समझे इस बात को? देखिए रामपुर में अखिलेश जी वो जो उम्मीदवार है राजा, उसके लिए कोई बहुत मेहनत करने का मसला भी नहीं बचा, अब टाइम भी नहीं उतना कि कोई माहौल बन जाएगा, अब तो चुनावी है। वो आजम खान साहब को लेके एक धारणा फैल रही थी, एक आजम खान साहब दुख की गंगा बहाए दे रहे थे रोज मंच से, बाल्टियों आंसू। अखिलेश जी ने भी कहा बवाल काटो, एक बार जमीन छुआओ, है 10-5 मिनट बोल बाल के हाथ पाँव देना को चलो नमस्ते हो गया है। अब कम से कम ये तो नहीं होगा कि अमिताभ बच्चन कहीं गए क्यों नहीं रामपुर,
तो कई बार राजनीति में ऐसा भी करना पड़ता है, इसलिए उनको जो बोलना था बोल दिया, बात खत्म हो गई भाई, माथे पे तिलक लग गया, बात खत्म हो गई, हाजिरी लग गई कि हम आए थे, अब जीते नहीं जीतो आप जानो। रोहित अग्रवाल, खतौली में मुख्यमंत्री ने कवाल को केंद्रीय मुद्दा बनाया, उसका पूरा विवेचन किया और उन्होंने कहा कि इसकी जो सदस्यता गई, ये सदस्यता यहां के लोगों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा में गई है और इसी अच्छा काम है ये, ठीक। तो उन्होंने ताल ठोक के एक लाइन खींच दी और समाजवादी पार्टी को वो जहां तक खींच के ला सकते थे वहां तक ले आए खतौली में, ठीक। और फंसा थोड़ा आपको भी दिया, उन्होंने कहा इनकी तो हमको समझ में आती है, ये क्यों नहीं निकले, लेकिन रालोद वालों से भी पूछो वो कहां थे। और कवाल, ऐसा मैं मानता हूं, अभी मैं खतौली नहीं गया लेकिन मैं मानता हूं पूरे पश्चिम में कवाल अभी बहुत वर्षों तक मुद्दा रहेगा मन में। कोई नेता कुछ कहे, कवाल वहां एक स्थायी भाव बन गया है पश्चिम में। रोहित जी, ये जो योगी ने जो पिच सेट की है, इससे चुनाव में कितना फर्क देख रहे हैं आप? क्योंकि कवाल मुद्दा है, इससे इनकार नहीं हो सकता। भारत में विपक्षी दलों के कमजोर होने के पीछे उनकी समझ में जो कमी आई वो भी एक बड़ा कारण है। भाजपा ने बहुत अच्छा खेल खेलना सीख लिया, वो एक कारण है, लेकिन ऐसा वही एक कारण नहीं। विपक्ष ने अपने मानसिक उसका दायरा इतना छोटा कर लिया कि लगातार वो कुपोषण का शिकार होता गया। मैं रोहित ने जो बात रखी उस पर एक बात कहता हूं, ठीक। उनको बोलना है, प्रवक्ता है, नौजवान है, बोलेंगे, अच्छी बात है। ये नासमझी भरी बात है, बहुत बड़ी नासमझी है। जब भी बड़े आंदोलन हुए या उन आंदोलनों में हिंसा भी हो गई, मान लीजिए, मुझे याद है कल्याण सिंह सुप्रीम कोर्ट आए, अंदर गए, वकील थे, मैं भी एक पत्रकार के नाते गया, 15-20 मिनट में प्रोसीडिंग हुई। अदालत ने कहा कि हाँ ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है भाई, है, आपने क्या कहा था वो ऐसा हो गया। उनके वकील ने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा भाई हम कल्याण सिंह जी को 1 दिन की सजा देते हैं, रजिस्ट्रार के ऑफिस में बैठाइए इनको और 5 बजे तक, ठीक। कल्याण सिंह ने कहा मंजूर है, लेकिन बाहर निकले तो जनता के सामने थे, अदालत में थे तो अदालत के सामने थे, नेता जनता के सामने जवाबदार है ना। तब उन्होंने जो कहना था वो कहा और उसका नतीजा क्या हुआ देख ही रहे हैं। 2 से 79, 79 से 179, 179 से 222, 222 से 300, 350, 350 लोकसभा, देख ही रहे हैं ना। अगर आपकी थ्योरी से चलते तो कहते भाई आप घरे चुप पे बैठो, नहीं, राजनीति है ये। स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी तब भी लोगों को अदालतों ने सजा दी, वो कॉज अलग होता है मित्र। आरक्षण का आंदोलन था, पक्ष विपक्ष वाले दोनों लड़े, दोनों को अलग अलग सजाएं हुई, दोनों ने अपनी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको एड्रेस किया और लाभ लिया। और इमरजेंसी में भी तो सजाएं हुई थी, ठीक ना, क्या लड़ाई नहीं हुई? इसलिए आएंगे, दोबारा में आएंगे, इस बात को जरूर ध्यान रखिए। और जो पार्टी केवल पश्चिम में ही है प्रमुख रूप से, उस पार्टी को कवाल के मामले में अपने गठबंधन के सहयोगी की ओर नहीं देखना चाहिए ना, ये जान लीजिए। उनका मुंह देखोगे तो आप निपट जाओगे, ये मैं जमीन की हकीकत बता रहा हूं। ये बात मैंने अजीत सिंह से भी कही थी, जब अजीत सिंह थे, मैंने कहा था जाओ वहां और बोरा डाल के कहीं बैठो आप। मैं फिर बता रहा हूं, वो बड़ा भीषण संघर्ष था, दुखद था, लेकिन संघर्ष तो था। मैं कवाल के विस्तार में नहीं जाना चाहता। पश्चिम में जो दशकों से चल रहा था वो उसका फलश्रुति थी। आप रिपोर्ट नहीं लिखा सकते थे, आपकी बेटी उठ जाए, बेटी को पकड़ ले जाए लोग, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी थानों में। ये स्थिति थी रोहित बाबू, ऐसे थोड़ी ना लड़ाई हुई थी।
इसलिए कवाल पर ये बात देखिएगा, मुझे लगता है ये चीज ट्रिगर करेगी कि लोकदल कहां था, ट्रिगर करेगी। आज अखिलेश जी रामपुर हो आए, अब आपको लगता है आजम खान साहब किया अकेलापन, लोनलीनेस, और जो उनके मन में ऐसे ऐसे विचार आ रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं खुदकुशी कर लूं, ऐसा लगता है मुझे, अब वो चीज़ें दूर हो जाएंगी। मेरे साथी नौजवान साथी मीसम जैदी ने कुछ बातें रखी, अच्छी बातें। मैं बहुत 2-3 उदाहरण रख के फिर भाजपा के पास जाऊंगा, और अगर मोइन पठान साहब जुड़ जाएंगे तो हाँ, तो उनसे 2 मिनट बात करूंगा, फिर बीजेपी के पास जाऊंगा। लेकिन मीसम जैदी ने जो बातें की उस पर पहले कुछ कह दूं। मीसम जैदी पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जो आचरहि सो नर न घनेरे। सबके साथ यही समस्या है बाबू, इसीलिए किसी की बात पर कोई यकीन नहीं करता जनता। वो जानती है आप सब झूठ बोल रहे हो, पूछो क्यों? उदाहरण मैं तो बात तुरंत लो, उधार का काम ही नहीं, जरा दाएं बाएं बोलोगे मैं तुरंत टोकूंगा। मोइन पठान साहब का भी स्वागत है। मुख्यमंत्री ने विक्रम सैनी को पश्चिम के लोगों के स्वाभिमान और कन्याओं के रक्षा के लिए लड़ने वाला बताया, ठीक। उस पर रोहित को भी ऐतराज है, मीसम को भी ऐतराज है कि इतना बड़ा पाप क्यों किया मुख्यमंत्री ने। आजम साहब को समाजवादी पार्टी वहां क्या बता रही है रामपुर में, आज अखिलेश जी भी वही बता के आए, उनके ऊपर 150 मुकदमे बता के आए। और सुनो, छोड़ो आजम खान, मैं और बता दूं, एक वर्मा जी थे, राममूर्ति वर्मा, मंत्री थे, नहीं समझे थे, मंत्री थे अखिलेश जी की सरकार में। उनने अपने इलाके में पत्रकार से नाराज हो गए, उस पत्रकार को बाहर से कुंडी लगा के जंगले से पेट्रोल फेंक के माचिस लगा दी, बीड़ी फेंक दी, मर जल गया। क्या सरकार ने कहा नहीं, ये तो देश बनाने के लिए लगे हुए हैं और धर्म के कलाबे से राजनीति को बाहर निकालने के लिए लगे हैं मंत्री जी, इनको नहीं हटाएंगे। एक मनोज पारस जी थे, उन पर 376 का मुकदमा चल रहा था, वो मंत्री थे। हमने कहा कि भाई इनको मंत्री पद से तो हटा दो, पार्टी में बनाए रखो। क्या ये लाल बत्ती गाड़ी जाते 376 की तारीख पर। गायत्री का मामला आया, बोले ये पिछड़े वर्ग की आवाज है गायत्री प्रजापति। मैंने कहा लेकिन ये तो सांस्कृतिक कार्यक्रम कर दिए। बोले नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं चलता, ये सब लोकतंत्र है और समाजवाद को मजबूत करना है। क्या तो मैंने कहा ऐसे करेंगे, गायत्री करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब डंडा किया तो जाके रिपोर्ट लिखी, बाबू गलत तो नहीं कह रहा। इसीलिए जनता भरोसा राजनेताओं पर नहीं करती ना, इसीलिए नहीं करती है। मीठा मीठा का कड़वा कड़वा तू, ये नहीं चलेगा। पहले तो मुझे बताइएगा रामपुर का माहौल कैसा है, और अखिलेश यादव के आज रामपुर आने के बाद उसमें कितनी तब्दीली आई। और तीसरा वो सवाल उसी में इकट्ठे सब जवाब दे दीजिएगा। आजम साहब जो पिछले कुछ दिनों से उनकी तकरीर हम सुन रहे थे, हमको लग रहा था वो लोनलीनेस फील कर रहे हैं, और ऐसा शायद उनको लग रहा है कि मैं अकेला चक्रव्यूह में हूँ। तो अखिलेश यादव के जाने के बाद एक सपोर्ट सिस्टम उनको महसूस हो रहा है। मामला यहाँ तक पहुँच गया भैया। आलोक वर्मा जी, एक बात मैं कह दूं मोइन पठान के बारे में, जब आजम खान अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में थे तो मोइन पठान एकमात्र व्यक्ति थे जो आजम खान के लिए खुलेआम लड़ रहे थे, जबकि इनको यह भी नहीं पता था कि आजम साहब निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे जेल से, निकलेंगे तो कितने सक्रिय रहेंगे, समाजवादी पार्टी उनको ऑन करेगी नहीं करेगी, फिर भी लड़ रहे थे। इसलिए इनकी बात को मैं थोड़ा वजन दे रहा हूं। आलोक जी, अब ये कह रहे हैं कि आजम साहब अपनी मर्जी से पर्दे के पीछे सीट दे चुके भाजपा को, इसीलिए जो लोकसभा हारा उसको विधानसभा दे दी। आप लोग भी गुरु गजब सेटिंग गेटिंग करते हो। वर्मा जी, ऐसा मामला है क्या भैया? कर राजनीति में कौतुक कुछ भी हो सकता है। एक मिनट लूंगा। मीसम जैदी और रोहित जी और सब लोगों का एक उपयोग की चीज है, आपके भी।
राजनीति के शेड्स तो समझ में आने चाहिए। एक शाहजहांपुर के बड़े नेता थे सत्यपाल सिंह यादव, शायद नाम सुना हो, केंद्र में मंत्री भी रहे, ठीक, हमारे मित्र थे, बड़े पुराने नेता थे, अब तो उनकी मृत्यु हुई है भी बहुत साल हो गए। उन्होंने एक बार मुझसे कहा, ये मेरे ख्याल से बात होगी 90 की, उन्होंने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री जी आपको पता है, तब मुलायम सिंह और कल्याण सिंह दो ही नेता थे और ऐसे चलता था पब्लिक के डोमेन में, रोहित बाबू, उनने आपको पता है भैया? मैंने क्या? बोले एक ही जनरेटर से दोनों बिजली जला रहे हैं मुलायम सिंह और कल्याण सिंह। क्या? तब मैं चौंका, मैंने दरवाजा बंद करो, चाय मंगाओ, पूरा विस्तार से समझाओ। तो उन्होंने समझाया कि दोनों कटिया एक ही जनरेटर से डाले हैं। सियासत है, इसलिए मैं मोइन पठान की बात काटूंगा नहीं। हो सकता है ऐसा आप कर लियो। एक चीज तो ठीक है, जो माई का फॉर्मुलेशन बहुत प्रचारित रहा, हम लोगों ने भी प्रचारित किया उसको मुलायम सिंह जी के जीवन काल में, लेकिन आज सच्चाई ये है, जो भी लोग थोड़ा डाटा में रुचि रखते हैं, आंकड़ों में, वो मेरी बात से सहमत होंगे। उत्तर प्रदेश के जितने यादव बहुल इलाके हैं, जितने, उनमें मैनपुरी छोड़कर सब जगह सपा हार गई। क्यों? रोहित जी दिमाग कैसे लगाओ, आप गूगल पे जाकर चेक कर ले, मेरी बात गलत नहीं निकलेगी दोस्त, गलत नहीं निकल सकती। मीसम जेदी, मीसम जेदी, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, आखिर बदायूं कैसे हार गए जहां गुन्ना और 80% यादव? आजमगढ़ कैसे हार गए? यादव और मुसलमान के अलावा वहां कोई चुना ही नहीं गया। सब पता है अमिताभ जी। देखिए अमिताभ जी, आखिर सोचो ना, फिरोजाबाद, एक मिनट, फिरोजाबाद हार गए, ये सब यादव बहुत सीट है। मीसम जेदी नहीं, आजम खान साहब और रामपुर से आगे निकलते एक बड़ा विषय है मुझे उस पर भी चर्चा करनी है। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में 2 पिछड़ी जातियों का वर्चस्व है। अरे रुको मीसम जेदी, 2-4% कम ज्यादा, लगभग आधी आबादी उन्हीं की है मिला के, ठीक, आधे में बाकी सब, इंक्लूडिंग मुस्लिम एंड दलित। यादव और शाक्य, यादव करीब 4 लाख, 4.25 लाख, और 3.5 लाख के आसपास, 3.25 लाख के आसपास शाक्य। शिवपाल जी बड़े पुराने खिलाड़ी हैं। मैनपुरी का एक एक घर, इटावा का एक एक घर, गली, सब में उनका व्यक्तिगत जानकारियां हैं उनके पास, वो जानते हैं सारा खेल। फिर उन्होंने मंच से, अरविंद जी, ऐसा कैसे कह दिया कि रघुराज शाक्य ऐसे चलता था जैसे बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है। जिस जात का 3.5 लाख वोट है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसके 2 बार सांसद रहे, 1 बार विधायक रहे नेता को आप कुत्ता बता दोगे तो फिर तो लट्ठम लट्ठा होना ही भैया, नहीं। और कहीं भी, एक मिनट रुक जाए, अभी नहीं, ये कहीं भी एम्बाई से नहीं जीत सकते आप ना, ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दीजिए। आपको अदर बैकवर्ड कास्ट की जरूरत पड़ेगी, अन्य पिछड़ी जातियां उसके साथ जुड़ेंगी तो सीट निकलती है। ये बात तो हमसे बेहतर शिवपाल भाई जानते नहीं। फिर इसके पीछे आपको क्या थ्योरी दिखाई दे रही है? इसकी तो प्रतिक्रिया है मैनपुरी में, इसके पीछे क्या थ्योरी दिखाई दे रही, कारण क्या लग रहा? ठीक है, नेताजी के साथ तो सभी जुड़े रहे भैया, अब नेताजी नहीं है, अब परिस्थिति बदल गई, ये तो समझो। अब रोहित ये कहे कि सब लोग चरण सिंह जी के साथ जुड़े रहे, अब चरण सिंह जी नहीं ना, अब नाते है, उसको समझो। एक दूसरी बात मैं कहूं, चीजें क्लियर होती चले, नहीं तो बाकी चैनलों जैसी बहस हो जाएगी, जनता को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। जाऊं मैं, मीसम जेदी ने कहा कि जाति को नहीं, वर्ग को नहीं, व्यक्ति को कहा। ठीक है, तकनीकी तौर पर ठीक करे, लेकिन आप मुजफ्फरनगर में, बागपत में जाके जयंत को कुछ कहिए, वो जाट अस्मिता पर जाके लगेगा। मान लीजिए आप इटावा मैनपुरी में खड़े होकर अखिलेश यादव के लिए कुछ कहिए, वो यादव अस्मिता पर जाके लगेगा। आप अतरौली में खड़े होकर राजवीर के लिए कुछ कहिए तो वो लोधी राजपूत की अस्मिता पर सवाल खड़ा हो जाके लगेगा। भारत की राजनीति के इस सच को जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा जीवन में। रोहित अग्रवाल, आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं, जो मैंने कहा कि कुछ लोग जातियों के स्वाभिमान के प्रतीक होते हैं, इसीलिए जातियां उनको जिताती हैं, 2-2 बार MP बनाती है, MLA बनाती, ताकत देती हैं, वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए।
तो उनको गाली देंगे और ये कहेंगे केवल व्यक्ति को दी, तो बात फिर जयंत चौधरी व्यक्ति हो जाएंगे तो इररिलेवेंट ही खत्म हो जाएगा। नहीं, जिस बात से मैं सहमत नहीं होता उस पर मैं टिप्पणी जरूर करता हूं। जिस वक्त आजम खान के यूनिवर्सिटी में पुलिस घोड़ों पर सवार होकर घुस गई थी, पैदल जीप में नहीं है, और हाहाकारी माहौल था, उस वक्त भी मोइन पठान आजम खान के लिए खड़े थे। इसलिए ये तर्क नहीं होता कि सरकार है, सरकार तो तब तो 5 साल की थी, अब तो 4 ही बचे होंगे। ऐसा नहीं, सब लोग ठीक है, उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, और जरूरी नहीं कि वो अगर उनको आजम खान के किसी निर्णय से नाइत्तेफाकी है तो उनको हक है बोलने के लिए। ये एक दीवारों में किताब रखने का कौन सा मामला तरीका है? अरे भाई किताब अक्से में रखो, बक्से में रखो, अलमारी में रखो, डिब्बे में रखते, ये दीवारों में क्यों चुनवाई? एक बात कहूं, नेता स्थिर भाव नहीं है। जातियां, समाज, समूह, संप्रदाय में नेता लगातार डेवलप होते रहते हैं। मैं एक उदाहरण देकर लंबी बात नहीं कहूंगा, फिर आलोक जी से एक प्रश्न लूंगा। मुलायम सिंह यादव जब करहेल के जैन इंटर कॉलेज में टीचर थे और कुश्ती करते थे, साइकिल से आते जाते थे सफाई, तो कुश्ती में मास्टर नाथू सिंह ने देखा, फिर प्रभावित हुए तो आगे बढ़ाया, कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया और सब लोग, सदैव त्रिपाठी वगैरह, तो थोड़ा उनका सिलसिला शुरू हुआ नेताजी का। मीसम सुनिए, आपके लिए आगे के लिए अच्छा है। उस समय यादवों के बड़े नेता, उस समय तो एक ही पार्टी थी, कांग्रेस ही महत्वपूर्ण पार्टी थी, बाकी कोई पार्टियों का तो कुछ था ही नहीं, 3-13। तो बाबू राजेंद्र सिंह बड़े नेता थे उस इलाके के, ठीक। किसी बुजुर्ग से पूछेगा तो वो बता देगा एटा, इटावा, फरुखाबाद, मैनपुरी, ये जो 5-6 जिले हैं, इनमें जो यादव पट्टी है उसका सबसे बड़ा नेता कौन था? वो कहेंगे बाबू राजेंद्र सिंह। क्या? बाद में उनके बेटे सांसद रहे, 5-7 बार विधायक रहे, बड़ा परिवार। क्या? लेकिन समय ने सिद्ध किया, दर्शन सिंह यादव, राजेंद्र सिंह यादव, बलराम सिंह यादव सब तिरोहित हो गए जब मुलायम सिंह यादव का सूर्य चमका, और वो सबसे बड़े नेता हो गए अपने वर्ग के। इसलिए ये किसी को नहीं मानना चाहिए, ये कोई एफडी थोड़ी ना है कि करा दी जनता ने। रघुराज शाक्य को भी अगर उनकी बिरादरी ने और बाकी लोगों ने मिलके 2 बार सांसद बनाया तो छोटी बात है क्या? 2 बार विधायक, 2 बार सांसद। अभी रघुराज की उम्र ही कितनी है? कोई 80 साल तो हो गए नहीं सियासत में। इसका मतलब है कि नेता है और उसकी जात का उसको भरोसा हासिल है। अच्छे लोग हार गए लोकसभा इनकी मोदी की आंधी में, नहीं हार गए क्या? मैं नाम लेके कटुता पैदा नहीं करूंगा, ना असहज स्थिति पैदा करूंगा। हार गए कि नहीं हार गए? गढ़ों में हार गए, हार गए ना भैया। तो इसलिए, और हम मानते रघुराज शाक्य की हैसियत कुछ नहीं है, चलो तो भी ये बोलना अच्छा है क्या? गाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता, ये अच्छी बात है किसी के लिए भी। कल तक वो प्रसपा का प्रदेश का उपाध्यक्ष था, आज बता दिया कि कुत्ता है। ये भाषा लोकतंत्र को शोभा नहीं देती। मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूं, आजम खान बोले तो भी और शिवपाल सिंह बोले तो भी व्यक्ति की मर्यादा नहीं रखेंगे क्या? जाति क्या करेगी नहीं करेगी चुनाव में वो जाति जाने, लेकिन इस बात में मैं रघुराज शाक्य के सम्मान के लिए खड़ा हूं। ये भाषा ठीक नहीं किसी के लिए भी। फिरोजाबाद में आप लड़ने गए तो चुनाव, शिवपाल चाचा क्या हुआ था? तो आप नेता नहीं, आप हार के आए थे ना, हार के आए थे ना। फिरोजाबाद तो आपका घर है, घर है। मैं समझे थी फिरोजाबाद यादव पट्टी में आता है क्या? वहां से चाचा शिवपाल सिंह यादव हार के आए थे कि नहीं? आए थे ना। अगर रघुराज भी चाचा शिवपाल के लिए ऐसा बोलते तो भी मैं ऐसे ही आपत्ति करता। लोकतंत्र में जो लोग सार्वजनिक जीवन में आपके साथ काम करते हैं उनके बारे में ऐसी धारणा मत रखिए। आलोक वर्मा जी, कई बार ऐसा होता है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है।
क्या ये माना जाए कि सामान्य तौर पर जैसा मोइन पठान कह रहे हैं और भी लोगों ने रामपुर में कहा कि इस पर सबको हैरानी है कि असीम राजा को क्यों चुना गया। ठीक, अगर लड़ाई अच्छी लड़नी थी तो असीम राजा तो टेस्ट केस में फेल हो चुके थे, जो प्रीलिम में फेल हो गया उसको मेंस क्यों दिला रहे, या मेंस में फेल हो गया दोबारा प्रीलिम का फार्म क्यों भराया, ऐसे मान लो। अब लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई कुछ सेटिंग गेटिंग भाजपा से हो रही है। मैंने बड़े बड़े राजनीतिक विरोधियों की सेटिंग देखी, इसलिए ये कोई ना कहे कि आजम खान और भाजपा, ना जी, मैंने सबकी देखी सेटिंग। वर्मा जी कुछ ऐसा मामला है क्या, कुछ इलू इलू? एक बात जहां मुझे लगता है, बाकी तो ईश्वर हम लोग आकलन कर सकते हैं, भविष्य कौन बता सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आजम खान साहब अगर ये बाई इलेक्शन नहीं जीते, मैं उन्हीं को लड़ता हुआ मान रहा हूँ, असीम रजा या बाकी को मतलब नहीं। ठीक बात कही आप लोग ने कि कई बार ससुर प्रभावशाली होता है, बाप प्रभावशाली होता है तो दूल्हे का पता ही नहीं लगता है, बाप ही सब जगह होता है आगे। तो आजम खान वैसे प्रभावशाली बाप हैं जिसमें दूल्हा छुप गया, बारात में बाप आ गए। तो अगर ये चुनाव नहीं जीते असीम रजा, तो मुझे लगता है आजम खान का जो राजनीतिक करियर है वो, और ये मेरा हंच है, और समाजवादी पार्टी और आजम खान के रिश्ते दोनों ही बुरी तरीके से डैमेज हो जाएंगे। क्योंकि अब स्थिति ये है कि जो मुझे लगता है मनोवैज्ञानिक तौर पर कि सपा भी आजम खान साहब को बहुत लोड नहीं लेगी। वो जानती है कि विवाद खड़ा करते हैं बार बार भाई। जब केजरीवाल ये कहने लगे कि भाई मैं हिंदू हूं तो हिंदुत्व नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, तो समाजवादी पार्टी को भी समझ में आ रहा है कि भैया आजम खान साहब तो जो कुछ थोड़ा बहुत हम दाएं बाएं करके गाड़ी मोड़ कहीं खड़ी भी करें ये तो पलट देंगे। ये बात जयंत को भी समझ में आ रही है, अखिलेश यादव को भी आ रही है, बहन जी को, सबको आ रही है जिसको हिंदुस्तान में राजनीति करनी है। केजरीवाल कम समझदार हैं। आज उनसे पूछा गया तो उनका भाई बिल्कुल हिंदुत्व की राजनीति करूंगा, क्यों नहीं हिंदुत्व करूंगा, मैं हिंदू हूं। वो जान रहे हैं। राहुल जी का आपने अभी देखा ही था, सेम टू सेम दंडवत था कि नहीं था, मी समझे दी। वो जान रहे हैं कि देश बदल रहा है। फोटो उठा के देख लो नरेंद्र मोदी की और राहुल गांधी की दंडवत की, क्या सेम टू सेम है कि नहीं। वैसे में समाजवादी पार्टी समझ रही है कि भैया बेदौलत रस आपने उनके फाटत अंग, कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग। जब अयोध्या का मामला था, एक तरफ कल्याण सिंह हौके हुए थे, एक तरफ मुलायम सिंह हौके हुए थे, तो आजम साहब की उपयोगिता थी समाजवादी पार्टी में। अब सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर जाना है समाजवादी पार्टी को भी। वहां आजम खान कहां फिट होंगे। और एक बात आई थी अपराध की, टिप्पणी कर दूं मैं, मन में आ गई तो कर दूं। ये सब बातें बेमानी है मित्र, है ना। मदन भैया के अब तक के जीवन में जितने मुकदमे उन पर लगे, कोई सरकारी कार्य में बाधा का थोड़ा ना है। जितने आईपीसी में अच्छी अच्छी धाराएं सब लग चुकी हैं, कोई बची नहीं है ना। कहिए तो मैं बुकलेट भेज दूं पूरी, है ना उम्मीदवार, ठीक है। इस देश में फूलन देवी भी लड़ी चुनाव, ठीक है यार। अल्टीमेटली हमको ही सजग होना होगा, जनता को, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन मदन भैया खड़े हो गए तो हो ही गए, कौन रोक लिया। अब मदन भैया की कारगुजारी सबको पता है। अब तो ढलान है उम्र की मदन भैया की। जब उफान पे थे रोहित बाबू, अरे राम का नाम लो, कोई थाने का रजिस्टर नहीं बचा जिस खाली। लड़े ना, अतीक भी लड़े, मुख्तार, ठीक है। इस विषय में मैं बहुत बहस नहीं करता, जनता को निर्णय करने दीजिए। राजनीतिक लोग नहीं मानेंगे, वो अपनी जरूरत के हिसाब से उम्मीदवार लड़ाई देंगे। मैनपुरी के लिए मुझे एक बात लगती है कि शिवपाल जी को
ये बात नहीं कहनी चाहिए थी दो कारणों से। एक, समाजवादी पार्टी का चुनावी हित इससे प्रभावित हो गया, ऐसा मैं मान रहा हूं, नुकसान हो जाएगा। और दूसरा, व्यक्ति की गरिमा के भी विरुद्ध है इस तरह के बयान। मत दीजिए, आप बड़े नेता हैं, ऐसी बात क्यों बोलते हैं? छोटा कार्यकर्ता बोलते समझ में आता है, डांट दे आप ही बोलेंगे तो फिर तो ठीक नहीं, नीचे वाले तो और अभद्रता करेंगे, फिर ये भाषा ठीक नहीं। ये जो लोग कंधे से कंधा मिला के साथ चलते हैं, उनके लिए ये भाषा थोड़ी ना हम बोलते हैं कभी। जो कोई हमारे साथ काम किए हों पत्रकार, क्या उनके लिए हम कभी ऐसी भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं रोहित? नहीं ना। कि वो मेरी गाड़ी के नीचे दिस थे और दैट थे, नहीं ना। सहयोगी थे, सहकर्मी थे, साथी थे, छोटे भाई थे, कुछ कह लीजिए, शिष्य थे। करे अब शिष्य होने लायक भी नहीं, अब शिष्य का इम्तिहान अलग की होगा क्या? और जब कुछ नहीं था तो उसको वाइस प्रेसिडेंट क्यों बनाए थे अपनी पार्टी में? ये भी तो सवाल उठता है। रघुराज शाह की कुछ नहीं है तो चाचा उसको आपने वाइस प्रेसिडेंट क्यों बनाया था अपनी पार्टी का? कुछ तो देखा होगा। ये विषय महत्वपूर्ण है। और खतौली के लिए मैं कहूंगा, मसला केवल खतौली का नहीं, कवाल जिस कारण से हुआ उस कारण के पीछे जो मानसिकता है, वो मानसिकता अब प्रदेश में नहीं न चल रही है, न चल पाएगी। सारे दलों को मन से और चाहे बेमन से उस मानसिकता से अपने को दूर खड़ा करना होगा चुनाव के संदर्भ में, जान लीजिए। अब वो स्थिति कभी नहीं आ सकती उत्तर प्रदेश में, कभी नहीं, चाहे जयंत चौधरी ही क्यों ना चीफ मिनिस्टर हो जाए कभी, तब भी कभी नहीं आ सकती। सपा की सरकार आ जाए, किसी की आ जाए, कि थानेदार ये कहे कि भाई साहब ने मुकदमा तो नहीं लिखेंगे, आप कहो तो कंप्रोमाइज करा दें, लेकिन मुकदमा नहीं लिखेंगे। क्यों? बोले ऊपर से आदेश है, इनके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। अब ये संभव नहीं, मेरी बात से सब सहमत होंगे दिल में, असंभव ही नहीं। अच्छी बात है, किसी की बेटी उठ जाए, उसके साथ ऐसा हो जाए और मुकदमा नहीं लिखवा पाए आदमी, ये कैसा तरीका है? और अब मैं ये बात कह के समाप्त करूंगा, अगर अजीत सिंह ने हिम्मत कर ली होती, अजीत सिंह जी हिम्मत के मामले में थोड़ा कमजोर थे, हिम्मत बड़े मौकों पे हिम्मत नहीं शो कर पाते थे। मैंने उनसे कहा कि आपको जाना चाहिए, बोले वहां बहुत आग जल रही, कहां जाऊं? मैंने, आप जैसे बड़ा नेता जहां खेत में बैठ जाओगे तो वहां टेंट लग जाएगा। उनका अच्छा ठीक है, मैं बनाता हूं कुछ। और बनाया क्या? रिलीज जारी कर दी कि परसों सुबह 10 बजे दिल्ली गेट पर इकट्ठे होंगे अजीत सिंह जी, माननीय अजीत सिंह जी, रालोद के अध्यक्ष, और फिर जाएंगे मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों के बीच में। क्या ये बता के जारी कर दिया कोतवाली सबको, पुलिस को भेज के, ताकि पुलिस आ जाए वक्त से पहले हमको रोक ले। हो गया खत्म खेल। वहीं से राजनीति का पराभव हो गया। मैं सच बोल रहा हूं दिल से। वहां के जाटों ने कहा कि चरण सिंह का लड़का कहां है? इससे और विचित्र स्थिति कोई आएगी क्या हमारी जिंदगी में? कहां है? कहा, मैं गया था कवर करने, मुझसे कहा, बोले दुनिया में कोई आए ना आए, अजीत सिंह को आना चाहिए था। लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। राजनीतिक जीवन में इतना साहस रखना चाहिए। सोनिया जी गई थी, कांग्रेस के लोग गए थे, उनके कांग्रेस के अगर उत्तर प्रदेश में 2% वोट बचे तो उसका भी कारण है। दो तरह के शिविर लगे थे, एक तरफ एक पीड़ित वर्ग था, दूसरी तरफ दूसरा पीड़ित वर्ग। वो एक ही पीड़ित वर्ग में गई और चली आई वापस, दूसरे में गई नहीं। तो फिर क्या होना था? जो होना था वही हो गया कांग्रेस का। अब लोग पूछते हैं कि कांग्रेस क्यों हारी। अब इस बात का जवाब देने की जरूरत है क्या? कांग्रेस जीत जाती तो संशय होता, नहीं। सोनिया गांधी एक ही वर्ग से मिलकर चली आई, दोनों घायल हुए, दोनों के कष्ट हुए, तो मैं दोनों से मिलना चाहिए था। लेकिन अच्छा है, अब कम से कम राजनीति में वो सब चीजें हमेशा के लिए बंद हो गई। ये अच्छा है।
कव्वाल जैसी स्थिति कभी दोबारा प्रदेश देश में पैदा नहीं होनी चाहिए। मिलके रहिए, कानून के अधीन रहिए, चाहे हम हो चाहे कोई दूसरा हो। भारत में रहिए, कानून के अधीन रहिए, बात खत्म। किसी व्यक्ति की अधीनता की बात नहीं है, लेकिन कानून की अधीनता तो रहेगी ना। आप अपराध करें तो आपके खिलाफ मुकदमा तो लिखा जाए। ये क्या कोई राज्य की नीति बन जाएगी कि फलां के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाएगा प्रदेश में? मालूम क्या कह रहे थे उस वक्त लोग, रोहित बाबू में गया था, हैं तो कहते थे कि यूं साइकिल वाले को घेर ले भैया, पहले इस यूं ही पटक के मारो। क्या ये स्थिति थी समाजवादी पार्टी के लिए पश्चिम में उस दंगे के बाद? आपको एहसास होगा, बहुत विचित्र स्थिति बन गई थी। वो दंगा मन पर असर कर गया, इसलिए ऐसी स्थिति दोबारा ना हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।